मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैंने 2 पार्ट में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को कंप्लीट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो आपको इंडिविजुअली देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे हमने पूरा वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह उसका कंप्लीट करके देखा है। यहाँ पे जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, मैंने इसके बारे में इसकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन की जब हमने बात करी थी ट्रांसमिशन लाइन की, तो हमने आपको समझाया था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों की हुई थी। उसके बाद आज यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस पढ़ेंगे। कैसे ABCD पैरामीटर से A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी और D की वैल्यू क्या होगी, और कैसे हम चेक करेंगे कि एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस कितने तरीके से हो सकती है और कौन सा एनालिसिस सिमेट्रिकल है, रेसिप्रोकल है, कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, इसमें आपको KVL, KCL, नोडल, मेश थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये कुछ बेसिक के आपके रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करने जा रहे हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो आप मुझे इसके पैरामीटर्स बता दीजिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के। व्हाट इज द FL प्रोडक्ट? FL प्रोडक्ट क्या होगा? 4000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा और लेस देन 12000 किलोमीटर पर सेकेंड। लेंथ की अगर बात करें तो 80 किलोमीटर से ज़्यादा और 240 किलोमीटर से लेस। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज लेवल 20 kV टू 100 kV। सर्किट पैरामीटर्स की बात करें तो C इसमें क्या होता है? लंप्ड होता है। ठीक है, अब C जब हम लंप्ड करते हैं तो ये आपका रिसीविंग एंड साइड हो सकता है, सेंडिंग एंड साइड हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो हम यहाँ पे कितनी एनालिसिस हमने आपको इसमें बताया था, आपको कितने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कितने सर्किट हमने आपको बताया था। तो पहला सर्किट था रिसीविंग एंड C मॉडल, रिसीविंग एंड C मॉडल, सेंडिंग एंड C मॉडल, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है आराम से। सेंडिंग एंड C मॉडल। इसके बाद आपका था T मॉडल और उसके बाद आपका था पाई मॉडल। क्या जी, आपके पास बेसिकली आपको 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। इन 4 मॉडल की हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, फेरेंटी इफेक्ट भी यहीं से हमें देखने को मिलेगा। फेरेंटी इफेक्ट में पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस करी थी, जहाँ पे हमने बताया था कि रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज जो आपका होता है VR0 ग्रेटर देन हो जाता है किससे? VS से, सेंडिंग इन वोल्टेज से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ये किस कंडीशन में हमने बताया था? नो लोड कंडीशन या लाइट लोड कंडीशन। अगर लोडेड कंडीशन में ऐसा हो रहा है तो क्या उसको हम फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे? नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक मॉडल हम लोग देखते हैं। इसमें है क्या, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था तो उसमें रजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था, कैपेसिटेंस हमारा नेग्लेक्टेड था। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो मेन जो पॉइंट होता है वो कैपेसिटर को कहाँ लगाएं, इसी के आधार पे ये सर्किट का आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि हम सर्किट को लगाएं तो सेंडिंग एंड साइड पे लगा दें, जिससे ये बना सेंडिंग एंड C मॉडल। तो पहले इसी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहली एनालिसिस हमारी होगी, यहाँ आपको ये दिख रहा है पूरा प्रॉपर, सेंडिंग एंड C मॉडल। अगर इसका हम फिगर बनाएंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे सेंडिंग एंड साइड पे जो कैपेसिटर आएगा वो हम सेंडिंग एंड साइड पे लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? अब ये है हमारा R, ये क्या है L, इसको हम पूरा बोलेंगे क्या? Z। यहाँ से जो करंट जाएगी दैट इज सेंडिंग एंड करंट, यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पे जो आपकी करंट आएगी दैट इज IC, यहाँ पे C, यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज IR, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज
रिसीविंग इन वोल्टेज। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। कैसा ट्रांसमिशन लाइन? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया। आप देखिए जो संट ब्रांच होता है बच्चों, संट ब्रांच को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। अगर इसका, चूँकि वाई हमेशा सीरीज ब्रांच में इम्पिडेंस होता है, संट ब्रांच में एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका एडमिटेंस देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जे ओमेगा सी। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/j ओमेगा सी। यही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई वोल्टेज होगा दैट इज VR, यही वोल्टेज यहाँ होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो इस नोड का वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा, VR। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर हम यहाँ KCL लगाना चाहें, अगर हम कैपेसिटिव करंट निकालना चाहें तो क्या हम कैपेसिटिव करंट निकाल सकते हैं? ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हमें IC निकालना हो बच्चों, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। क्या बोलते हैं? चार्जिंग करंट, जो कैपेसिटर में जा रही है करंट। तो अगर हम IC निकालें तो आप कह सकते हैं IC निकालने के लिए VR इंटू वाई। आप कहेंगे सर ये कौन सी करंट हो गई? अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ बेसिक में आपको ले चलते हैं। जो इंडक्टर की करंट होती है वो होती है IL इज इक्वल टू VL अपान XL। जो कैपेसिटर की करंट होती है IC इज इक्वल टू क्या होती है? VC अपान XC। रजिस्टेंस की करंट जो होती है I इज इक्वल टू होती है V अपान R। आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं VL, और XL को क्या लिख सकते हैं? BL, ठीक है। या इम्पीडेंस की टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास करंट की जो वैल्यू होती है वो V अपान Z। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू वाई भी तो लिख सकते हैं। Y इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/Z। मतलब जिस तरीके से वोल्टेज अपान इम्पीडेंस करंट होता है, उसी तरीके से आपका वोल्टेज इनटू एडमिटेंस इज इक्वल टू करंट होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमने एडमिटेंस दिखाया है, तो यहाँ वोल्टेज और एडमिटेंस का मल्टीप्लिकेशन से आपको करंट देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपको मिल गया लाइन चार्जिंग करंट। IC क्या है? लाइन चार्जिंग करंट। इसको हम मिटा रहे हैं, हम इसको बोलने वाले हैं लाइन चार्जिंग करंट। यहाँ पे बहुत सारी बातें भी आपको समझ में आएंगी। लाइन चार्जिंग करंट, लाइन चार्जिंग करंट। बात क्लियर है ना? अब अगर आपसे हम पूछें कि इसमें करंट की वैल्यू KCL लगा दीजिए, अप्लाइंग KCL, दिख रहा है ना? अप्लाई KCL, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL, देखिएगा। अप्लाइंग KCL, अगर हम KCL अप्लाई करें तो आप कहेंगे सर IS इज इक्वल टू IC प्लस IR। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो अब आप IC की जगह पे लिख सकते हैं, IC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IS इज इक्वल टू Y VR प्लस, ये आपके पास एक इक्वेशन इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपको VS का इक्वेशन निकालना हो, VS का, तो आप VS का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर हम आपको यहाँ से VS का इक्वेशन निकालने को बोलें तो आप KVL लगाएंगे तो आपको क्या ऐसा कुछ मिलेगा? देखिएगा ज़रा ध्यान से। अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL, देखिए यहाँ आप KVL अप्लाई करेंगे तो VS इंटू IS ZS IS Z, और यहाँ पे देखिए VS हो जाएगा माइनस ZIS, और यहाँ पे आप लगाएंगे तो माइनस VR इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू ZIS प्लस, मतलब आप VS इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z या VR प्लस। देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमें हर एक इक्वेशन को VR और IR के टर्म में लाना है। किसमें? मतलब IS का इक्वेशन हमने VR और IR के टर्म में ला दिया। अब हमें इसी तरीके से VS का भी इक्वेशन VR और IR के टर्म में लाना है। तो अब यहाँ देखिए VS की जगह पे हम इक्वेशन उठा के पुट कर दें, VS की जगह पे अगर हम इक्वेशन उठा के पुट करें IS की जगह पे, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए VS इज इक्वल टू VR प्लस Z को ऐसे रहने दीजिए,
वाई वी आर प्लस इसका आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वी आर जेड वाई वी आर जेड। होगा इतनी बात? आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 प्लस जेड वाई कॉमन, ये आपका वी आर कॉमन हो गया प्लस जेड आई आर, ये हो गया वी एस। दोनों इक्वेशन आपका फाइनल, दोनों इक्वेशन फाइनल हो गया। हमें यहाँ से मिल गया आई एस का। अब अकॉर्डिंग टू ABCD पैरामीटर, हम ABCD पैरामीटर जानते हैं ना, तो आई एस इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, आई एस इज इक्वल टू क्या था हमारा इक्वेशन, हम लोग वी एस का इक्वेशन लिखते हैं ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी वी आर प्लस डी आई आर। तो अब देखिए इस इक्वेशन की तुलना इससे कीजिए, इससे, और इस इक्वेशन की तुलना ऊपर वाले से कीजिए, तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए बी सी और डी, ABCD, ए की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 प्लस जेड वाई वन प्लस जेड वाई। इक्वेशन सही दिख रहा है ना? इक्वेशन जरा आप लोग मैच कराइए, क्या इक्वेशन आपको सही दिख रहा है? और आर की जगह पे यहाँ बी की वैल्यू जेड, और यहाँ इसकी वैल्यू वाई, और इसकी वैल्यू 1, यही तो दिखेगा ना। देखिए यहाँ पे आई आर की वैल्यू, भाई यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है। तो आप देखो, आपको हमने वहाँ पे उठा के पुट कर दिया ABCD। बात समझ में आया? अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखिए ABCD को हमने जो मेंशन किया है यहाँ पे, इस चीज़ को हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। A B C और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस जेड वाई वाई जेड और 1, मतलब A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये और D की वैल्यू ये। तो हमने पढ़ा है फॉर द सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिकल लाइन, जब A बराबर क्या होगा D, तो लाइन क्या होगा, तो यहाँ है क्या A बराबर D, या देखिए A बराबर D है क्या, तो A इज नॉट इक्वल टू D, मतलब नॉट सिमेट्रिकल, क्या नॉट सिमेट्रिकल। और AD माइनस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, AD माइनस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। किसके लिए, रेसिप्रोकल के लिए। तो है क्या ऐसा, नहीं है ना, तो नॉट रेसिप्रोकल। मतलब जो आपका सेंडिंग एंड सी मॉडल है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, वो ना तो सिमेट्रिकल है और ना ही रेसिप्रोकल है, मतलब ये एक अच्छा ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। आप इसकी अच्छे से एनालिसिस, इसका प्रयोग जो है एनालिसिस में आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो होता है बेसिकली वो हमेशा सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दिखना चाहिए। तो हम मॉडल ऐसा तैयार करेंगे कि वो भी हमारा सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दिखे। अगर वैसा नहीं दिखता है मीन्स एनालिसिस हमारा, उसके माध्यम से हम अच्छी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये आपका सेंडिंग एंड सी मॉडल था। सेंडिंग एंड सी मॉडल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस जो हमारा लगाया गया है वो किधर लगाया गया है, सेंडिंग ये आपका सेंडिंग एंड सी मॉडल है ना, कि रिसीविंग एंड सी मॉडल है ये। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग एंड पे लगा है ना, हाँ ये रिसीविंग एंड पे, इसको आप सही कर लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हमने रिसीविंग का ही पढ़ा है, बस यहाँ नाम गड़बड़ लिख दिया है। ये रिसीविंग एंड सी मॉडल है, ठीक है ना। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल है,
यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस कहाँ लगा है, रिसीविंग एंड साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, रिसीविंग एंड सी मॉडल यहाँ पे, ठीक है ना। इस पूरे को आप ऐसे ही एज इट इज़ नोट कर डालिए। चलिए इसको आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सेंडिंग एंड सी मॉडल पे। सेंडिंग एंड सी मॉडल हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा ये आप लोगों के डिप्लोमा लेवल पे है नहीं, थोड़ा सा बाहर है उससे, तो आपको मे बी थोड़ा कटा लग रहा हो, बट ये आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, कभी आपसे पूछ लिया किसी ने कि हम टी और पाई मॉडल ही क्यों यूज़ करते हैं और बाकी कोई क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो आप बेहतर इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अभी हमने बताया सब, है ना। सेंडिंग एंड सी मॉडल, इसमें क्या होगा देखिए, कैपेसिटर आपका सेंडिंग एंड साइड पे ही लग जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ इंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका, यहाँ पे सेंडिंग इन वोल्टेज होगा Vs और यहाँ पे आपकी चार्जिंग करंट जाएगी कैपेसिटर, इधर आपका IR जाएगा, ये R होता है, L होता है, इसको हम लोग Z से दिखाते हैं। यहाँ पे आपका होगा VR, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द, ये देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे KCL, पहले हम लोग एक एक पॉइंट पे हम लोग KVL KCL लगा के देखते हैं। अच्छा, फेरेंटी इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो फेरेंटी इफेक्ट इसमें जो आपका रिसीविंग एंड सी मॉडल था, इसमें फेरेंटी इफेक्ट होता है, सेंडिंग एंड सी मॉडल में भी फेरेंटी इफेक्ट होता है, बट जो है सबसे कम जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो आपका रिसीविंग एंड सी मॉडल में होता है, ठीक है। नहीं, सेंडिंग एंड सी मॉडल में, रिसीविंग एंड में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। तो ये पॉइंट ये कहीं नीचे लिख लीजिएगा कि जो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं ये भी बता सकता हूँ प्रूफ करके कि कैसे सेंडिंग एंड वाले रिसीविंग एंड मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट ज़्यादा कैसे होता है, इस बात को भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ज़्यादा हाईली चार्ज होगा और डायरेक्टली वो आउटपुट पे वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है। बट इसको हम लोग कैलकुलेशन फेजर डायग्राम से भी देख सकते हैं। जब मैं आपको फेरेंटी इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो सारे मॉडल्स के लिए मैं दिखा दूंगा वहाँ पे कि क्या क्यों, मतलब फेरेंटी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके जेईई एग्ज़ाम से, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा फेरेंटी इफेक्ट दिखता है वो किस में दिखता है, रिसीविंग एंड सी मॉडल में दिखता है। उसके बाद किस में दिखता है, रिसीविंग एंड सी के बाद उसके बाद आपको पाई में दिखता है, पाई और टी में इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली। और सबसे कम जो दिखता है वो किस में दिखता है, सेंडिंग एंड सी मॉडल में आपको दिखता है सबसे कम, ठीक है ना। सेंडिंग इन सी मॉडल में तो जीरो दिखता है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या सर अगर ऐसा दिख रहा है तो फेरेंटी इफेक्ट सेंडिंग इन मॉडल में होता ही नहीं है, तो क्यों ना हम यही यूज़ करें। भाई फेरेंटी इफेक्ट अच्छी बात थोड़ी ना है, फेरेंटी इफेक्ट होना ज़रूरी थोड़ी ना है, तो हम क्यों ना यही यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें दिखता नहीं है सिर्फ, मतलब होता है। कहने का सेंस क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये कुछ उस तरीके का बिहेव करता है सर्किट कि इसने आंख बंद कर लिया, जैसे सामने आकर के कबूतर के सामने कोई कुत्ता आ जाए और कबूतर आंख बंद कर ले, कहे अब तो कुत्ता है ही नहीं, खतरा टल गया। तो बिल्कुल हालात इसके वैसे ही होते हैं। ये जो आपका जो सेंडिंग एंड सी मॉडल होता है, ये अपना मतलब वैल्यू जब इसको हम कैलकुलेट करके जब लाते हैं तो ये इस तरीके का वैल्यू देता है कि यहाँ पे जो आपका फेरेंटी इफेक्ट होता है वो हमें कैलकुलेट करने पे ज़ीरो मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, बस हमें मिला नहीं। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो हमारे लिए ये सबसे खतरनाक सर्किट है, क्योंकि हम इसमें फेरेंटी इफेक्ट को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कितना है, जबकि हो रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है ना। तो हमारे लिए बेस्ट मॉडल ये नहीं है। तो हम आ जाते हैं, अभी मैं सारा एक समराइज वे में, जब मैं सारा कराऊंगा तो समराइज वे में करा दूंगा। तो आपके पास है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंडिंग एंड, है ना, फिर उसके बाद नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई पे आएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई, KCL लगा लें। यहाँ पे IS है, अगर आप यहाँ पे VS निकालना चाहें तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अप्लाइंग KVL। पहले हम KVL लगाते हैं, अप्लाइंग KVL, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए VS यहाँ पे पैरेलल में बराबर होगा, तो VS इज इक्वल टू IRZ प्लस VR। मतलब यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है,
ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया VS का। हमेशा जो भी इक्वेशन VS IS का निकालेंगे वो VR और IR के टर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग लेते हैं, अगला हम करंट देखते हैं। तो IS इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, IC प्लस IR। तो आप IC की वैल्यू हमें पता है, यही तो लिखेंगे। IC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखेंगे हम IR और IC की जगह पे हम लिखेंगे YVS। आप देखो यहाँ के इसके क्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या है VS, तो इसमें Y इंटू VS क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर रख दिए तो VS की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट करो, तो यहाँ में रखने दो IR प्लस Y को ऐसे रहने दो, VS की जगह पे रखेंगे तो VR प्लस IR Z। तो अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा VR, हम इसमें से चाहें तो हम यहाँ से ऐसे IR प्लस YVR प्लस YZ IR। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्या, पहले मैं यहाँ लिख दें सीधे YVR प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस YZ IR। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन IS का, ठीक है ना। अब अगर हम ABCD पैरामीटर आपसे कहें तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर ABCD पैरामीटर की वैल्यू VS सबसे पहले 1 Z Y और 1 प्लस हो गया ना। तो ये भी आपका A इज नॉट इक्वल टू D एंड हाँ AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें नहीं। बात समझ रहे हैं ना, ये आपके दोनों कंडीशन इसमें नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी आपका ना तो आपका बेसिकली ये रेसिप्रोकल है और ना ही सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, हमने आपका जो है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों में देख लिया, और इसमें आप देख रहे हैं। और यहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट इस केस में आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ज़ीरो आपका देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, आपको बस इसके बारे में जनरली आइडिया होना चाहिए। सेंडिंग एंड सी मॉडल और रिसीविंग एंड सी मॉडल हमने इसमें दोनों बता दिया है। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग टी मॉडल और पाई मॉडल पढ़ेंगे, टी मॉडल और पाई मॉडल पढ़ेंगे। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम सेंडिंग एंड सी मॉडल पढ़ते हैं या रिसीविंग एंड सी मॉडल लेकर चलते हैं तो ये दोनों ना तो सिमेट्रिकल है और ना ही रेसिप्रोकल है। तो ये एक अच्छी लाइन, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब ये मॉडल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। फेरेंटी इफेक्ट आपने देख लिया कि फेरेंटी इफेक्ट जो होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल में सबसे ज़्यादा होता है, सेंडिंग एंड सी मॉडल में बिल्कुल नेग्लिजिबल या जीरो कह सकते हैं आप, होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में नहीं आता। और जो टी और पाई मॉडल होता है इसमें मीडियम में होता है, तो हम टी और पाई मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।